ओके, तो हम एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है उसी को पहले करेंगे, है ना, और उसके बाद हम शुरू करेंगे जनरल सॉल्यूशन, है ना। ओके, तो हमारा सवाल क्या है, पहला सवाल तो tan x इक्वल टू √3 कर दिया था मैंने, sec x इक्वल टू 2 करते हैं ना, sec x इज इक्वल टू 2। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है sec x इज इक्वल टू 2। सो एज यू कैन सी दिस इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसका हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन, है ना, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन याद है, पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या, जैसे कि ये मेरा sec x इज इक्वल टू 2 रख इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कौन से वैल्यूज ऑफ x के लिए उसका sec 2 होगा, है ना, कौन से एंगल x जो कि रेडियन में, हम हमेशा x जो है रेडियन में लेंगे, है ना, कौन से एंगल x के लिए उसका sec 2 होगा, है ना, वही उसका सारे सॉल्यूशंस होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो sec x इज इक्वल टू 2 का भी इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल्स, देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ x वैल्यूज फॉर व्हिच sec x इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, दोज वैल्यूज ऑफ x which lie in the interval 0 to 2 pi, वही वैल्यूज ऑफ x जो कि 0 से 2 पाई तक होते हैं, है ना, 0 या फिर 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा, उसी रेंज में जो x वैल्यूज हमें मिलेंगे जिनका sec 2 होगा, है ना, 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमें जो x वैल्यू का sec 2 होगा, वही सारे क्या होंगे इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ये सब पढ़ाया था उस दिन। ओके, तो हमें वही सारे यस सर। सॉल्यूशन निकालने हैं ना। ओके, तो बेटे sec x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो देखो सबसे आसान क्या होता है, अगर कभी कभार sec x इज इक्वल टू 2 डायरेक्टली दिमाग में नहीं आता है, तो एक काम कर लो, cos x कर दो, cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2, है ना। ओके, अभी sec x अगर 2 है, cos x 1/2 है। अभी कौन सा एक्यूट का cos 1/2 होता है, 60 डिग्री है ना, मतलब π/3, है ना, π/3। तो पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें मिल गया π/3, क्योंकि π/3 ऑब्वियसली 0 से 2 पाई के बीच में आता है ना, 0 से 2 पाई के बीच में आता है कि नहीं, 0 से 2 पाई के बीच में। यस सर। ओके, पहला π/3 मिल गया। अभी और एक भी मिल सकता है, कहाँ पर मिल सकता है, देखो बेटे हमारे यहाँ पर cos x इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, मतलब पॉजिटिव दे रखा है ना, cos x पॉजिटिव दे रखा है। फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब यस, cos x अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर या तो फोर्थ क्वाड्रेंट से आया होगा, है ना, फर्स्ट या फिर फोर्थ, यही दोनों क्वाड्रेंट में अगर एंगल होते हैं तो उनका कॉस पॉजिटिव होता है। अगर एंगल सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो उनका कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर cos x 1/2 दे रखा है, मतलब फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल आया है, तो हमें तो 0 से 2 पाई के बीच में एंगल चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में एंगल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया है, बस हमें यही फोर्थ क्वाड्रेंट में बस चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं क्या बोलता हूँ, 2 पाई माइनस, ये मैंने पढ़ाया था उस दिन, याद है कि नहीं। सेकंड को बोलूँगा पाई माइनस, थर्ड को बोलूँगा पाई प्लस, फोर्थ को बोलूँगा 2 पाई माइनस। बेटे याद है कि नहीं, मैं बोला था, हेलो, यस सर। बाकी यस सर। कुछ नहीं बोल रहे हो, ओके ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर दूंगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस, देखो क्या लिखा है मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस जो एंगल आप किए हो π/3। आई होप यू गॉट माई फाइव पॉइंट, माइनस। जो एक्यूट एंगल आपका है, जो एक्यूट एंगल है ना, जो एक्यूट एंगल आपका है π/3, तो cos 2 पाई माइनस π/3। अब बोलोगे सर ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, आप खुद ही चेक कर लो ASTC रूल डाल के। यहाँ पर 2 पाई है मतलब x एक्सिस, तो cos होके रहेगा, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो आगे प्लस, तो देखो cos 2 पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू cos π/3 और नॉट। यस हेलो, सर। यस यस बस सर। बस, तो फिर बात पूरा सही है कि नहीं, बात पूरा सही है कि नहीं, यस। सो दिस इज इक्वल टू cos व्हाट, cos 5 π/3, बिकॉज 3 इंटू 2 6 पाई माइनस 5 5 तो देखो 5 π/3 आपका 0 से 2 पाई के बीच में ऑब्वियसली आएगा ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 2 पाई से एक एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हो,
2 पाई से एक्यूट एंगल माइनस करो तो वो जो एंगल मिलेगा वो 0 से 2 पाई के बीच में ही रहेगा ना। 2 पाई से एक्यूट एंगल माइनस करो, मेरा बात समझ रहे हो। 360 डिग्री से एक एक्यूट एंगल माइनस करो तो एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, सो दीज आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक π/3 दूसरा 5π/3। ये दोनों एंगल का कॉस 1/2 होता है, ये दोनों एंगल का कॉस 1/2 होता है एंड ऑब्वियसली सेक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये दो एंगल का कॉस 1/2 हो रहा है, मतलब सेक इज इक्वल टू 2। सो π/3 5π/3 ये दो एंगल का सेक 2 होता है एंड दोनों के दोनों 0 से π/2 के बीच में रहते हैं। तो ऑब्वियसली दिस टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर व्हाट, π/3 and 5π/3। Got my point? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दे रखा है cos x इज इक्वल टू -2, cosec x इज इक्वल टू -2। अच्छा, इसको इरेज कर लूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमें दे रखा है cosec x इज इक्वल टू -2, है ना। cosec x इज इक्वल टू -2, वही बात हुआ। डायरेक्टली cosec x कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, और आ जाना चाहिए लेकिन कभी कभी नहीं आता है, तो उसको साइन में कर दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, दिमाग में धड़ाक से आ जाएगा। ये सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी है। कभी कभार cosec x cot x ये सब दिमाग में नहीं आते, तो उनका रेसिप्रोकल हमें अच्छे से मालूम है, तो दिमाग साइकोलॉजिकल थिंग, नहीं तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो साइन x क्या हो जाएगा बेटे, -1/2, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपका साइन x नेगेटिव दे रखा है ना, साइन x नेगेटिव दे रखा है ना। तो आपको वही सारे x के वैल्यूज़ निकालने हैं, वही सारे x के वैल्यूज़ निकालने हैं जिनका साइन -1/2 है एंड वो सारे x 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। इनका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब 0 से 2 पाई इसी के बीच में, है ना। तो बेटा आपका यहाँ पर साइन x नेगेटिव दे रखा है, और साइन x नेगेटिव है मतलब x या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एएसटीसी रूल के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आपका ये x थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तभी उसका साइन नेगेटिव होगा। और मैंने आपको बोला था थर्ड क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं, पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, 2 पाई माइनस। बड़े याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस बस बस। तो ये Yes, वाला sir. ओके, तो ये वाला को आप क्या करो, 1 मिनट आपको समझने के लिए, ये माइनस को माइनस रखो, और कौन सा साइन, साइन कितना हो, 1/2, यस, साइन π/6 है ना। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना। इसको ऐसे पर लिख दो, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, ताकि एक्यूट एंगल आपको पता चल जाए, है ना, π/6। मेरा बात समझ रहे हो? -1/2 को मैं लिखा माइनस साइन π/6, ठीक है ना। अभी दो क्वाड्रेंट में आपको इसका एंगल मिलेगा। एक क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल, बेटे थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, साइन जो लिखा है माइनस साइन π/6 इज ऑल्सो इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा ये, साइन पाई प्लस π/6। बेटे समझ रहे हो क्या होगा ये, साइन पाई प्लस π/6। अरे समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. so this is equal to sin 7 π/6, this is equal to sin 7 π/6। so थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है बेटे, 7 π/6। समझ में आ रहा है? ओके Yes, sir. ओके। दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल माइनस साइन π/6, माइनस साइन π/6 विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2 पाई माइनस π/6। बेटा समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन 11 π/6। देखो आपको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए, एक है 7 π/6, दूसरा है 11 π/6। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, 1 मिनट, ठीक है। इसको आप और कैसे तरह से प्लेन तरीके से कैसे लिख सकते हो,
सिंपल प्लेन तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, प्लेन तरीके से पूरा। आपको दे रखा है cosec x इज इक्वल टू -2, तो आप लिखो sin x इज इक्वल टू कितना होगा -1/2, है ना, विच इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, है ना। बस आपको एक्यूट एंगल मालूम करने के लिए, ठीक है। ओके, तो प्लेन तरीके से आप कैसे लिखोगे, तो आपको दो क्वाड्रेंट आपको मालूम है कि एंगल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तभी तो उनका साइन नेगेटिव आया होगा, है ना। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन आपको बस लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट को मैं क्या बोलता हूँ बेटे, पाई प्लस, तो आपको क्या लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू क्या आएगा पाई प्लस यहाँ पर जो एक्यूट एंगल है ना π/6, तो व्हाट इज दिस 7 π/6। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, अरे समझ में आ रहा है? Sir, if we do like this, they won't cut our marks. No, nobody will cut your mark. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, 2π माइनस, तो x इज इक्वल टू 2π माइनस जो एक्यूट एंगल आपका है, ये जो एक्यूट एंगल आपका है, ये एक्यूट एंगल, ये देखो ये π/6 वाला एक्यूट एंगल है ना, तो कितना है बेटे ये 11 π/6। तो दो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए, एक है 7 π/6, दूसरा आपका क्या आएगा 11 π/6। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग, got it? So the principal solutions are 7 π/6, 11 π/6, ठीक है। आपका मर्जी, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर जैसे समझ के हमने किए वैसे भी कर सकते हो। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले जाओ। Yes, sir. डन, ओके। नेक्स्ट वाला आते हैं, cot x इज इक्वल टू -√3 दे रखा है ना, cot x इज इक्वल टू -√3, तो हमें दे रखा है cot x इज इक्वल टू -√3। कर लो, वही बात हो गया, या मतलब डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, डायरेक्टली पहले कर देता हूँ, पहले डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट, तो आपको जो मर्जी आपका है ना, डायरेक्ट मेथड में कैसे होगा। आप देखो बेटे, आपका cot x इज इक्वल टू -√3 लिखा है ना, विच इज इक्वल टू माइनस, बेटे cot कितना √3 होता है, cot 30 डिग्री, है ना। Okay. या फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या फिर cot में डायरेक्ट कर लो, क्योंकि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री उसका रेसिप्रोकल होगा, खाली √3 होगा। तो cot x इज इक्वल टू यहाँ पर -√3 दे रखा है, मतलब माइनस को माइनस रखो, यस बेटे देखो, माइनस पहले माइनस होके रहा, बस ये √3 के जगह में क्या लिख सकता हूँ cot π/6, है ना। समझ में आ रहा है मेरा बात, तो दिस इज इक्वल टू माइनस cot π/6। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, बस ये एक्यूट एंगल मालूम करने के लिए, ये एक्यूट एंगल मालूम करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपका अभी cot x नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव कहाँ पर cot x होता है, सेकेंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। या तो सेकेंड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, थर्ड में tan cot दोनों पॉजिटिव, तो सेकेंड या फिर आपको फोर्थ में सॉल्यूशन मिलेगा, एंड वो सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में चाहिए, है ना, सेकेंड या फिर फोर्थ में। तो सेकेंड को मैं क्या बोलता हूँ पाई माइनस, फोर्थ को क्या बोलता हूँ 2π माइनस, है ना। ओके, तो बेटे आपको दो क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलेगा, एक है सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू क्या होगा और 5 π/6. पाई माइनस ये जो आपका एक्यूट है ना π/6। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज इक्वल टू 5 π/6। अभी नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 2π माइनस, है ना, हाँ 2π माइनस जो आया है आपका π/6, कितना आ जाएगा आपका 11 π/6। 11 π/6. तो टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 π/6 एंड 11 π/6। अरे अरे समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 π/6, 11 π/6। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, दूसरा जो दूसरा मतलब जैसे कि पूरा समझ के करना होता है, जैसे कि आपको दे रखा था cot x इज इक्वल टू -√3, है ना।
तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो, इट कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 6 है ना, माइनस कॉट पाई बाई 6। अभी यू नो दैट माइनस कॉट पाई बाई 6 और क्या क्या होगा आपका, नेगेटिव कॉट एक्स नेगेटिव है आपका, वही बोला कि सेकेंड या फिर फोर्थ में नेगेटिव होता है ना। तो मैं माइनस कॉट पाई बाई 6 की जगह लिख सकता हूँ कॉट सेकेंड का क्या होता है पाई माइनस, तो कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, सेकेंड को बोलता हूँ ना पाई माइनस, तो पाई माइनस लिखा, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6। और अब खुद भी डिस्कस कर लो अपने में, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6 होता है कि नहीं, एस टी सी रूल लगा के, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, यस सर। पाई मतलब एक्स एक्सिस, तो कॉट कॉट होके रहेगा कॉट पाई बाई 6, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बंदा कॉट नेगेटिव होता है, तो आगे के माइनस लगाने का है ना, तो हो जाता है ना आपका माइनस को, ओके। सो और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉट, यहाँ पर भी कॉट नेगेटिव होता है 2 पाई माइनस, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखो कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी माइनस कॉट पाई बाई 6 के साथ इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, है ना, ओके। तो फाइनली दिस इज इक्वल टू कॉट 5 पाई बाई 6 ऑल्सो इक्वल टू कॉट 11 पाई बाई 6। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 5 पाई बाई 6, तो एक्स कितना आया 5 पाई बाई 6। कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 11 पाई बाई 6, तो एक्स कितना आया 11 पाई बाई 6। तो दो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, एक है 5 पाई बाई 6, दूसरा है 11 पाई बाई 6। ठीक हो जाएगा बेटे, आगे चले, ओके। Yes, sir. यस सर। Yes. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड Yes, sir. लेट्स मूव ऑन। डन, Done, sir. okay. So let's start with our general solution, okay, let's start with our general solution। और पूरा अटेंटिव रहो, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड मत हो जनरल सोल्यूशन समझाते वक्त, ओके। तो जैसे कि जिस दिन हम इक्वेशन शुरू किए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, उसी दिन आपको मैं बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का दो तरह का सोल्यूशन होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, एक है प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा है आपका जनरल सोल्यूशन, है ना। दो तरह का सोल्यूशन मैंने बताया था कि प्रिंसिपल सोल्यूशन PS लिखता हूँ, दूसरा जनरल सोल्यूशन जिसको GS लिखता हूँ, है ना, ओके। ऑल्सो आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि हर ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है ना, एंड विथ रीजन ऑल्सो मैंने आपको समझाया था कि एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्यों होता है, मैंने रीजन के साथ समझाया था। सपोज एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन दे रहा हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब वो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स आपको निकालने हैं जिनका साइन प्लस उनका कॉस मिलके 1 होते हैं, वो सारे एक्स वैल्यूज आपको निकालने हैं जिनका साइन प्लस उनका कॉस मिलके क्या होता है 1 होता है, आपको निकालना है। तो ऐसे आप इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ऐसे आप इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल्स एक्स निकाल सकते हो जिनका साइन प्लस उन्हीं का कॉस मिलके 1 होता है ना। लेकिन वो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से और एक बात बताया था कि मैं ये बताया था कि वो जो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो सब आपको रेडियन में निकालना है। किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है ना, क्योंकि रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि हम सब रियल नंबर के साथ डील करेंगे, कोई डिग्री फिग्री के साथ नहीं, पूरा एंटायर हम हायर स्टडीज़ रियल नंबर के साथ ही डील करेंगे, है ना। तो रेडियन रियल नंबर दोनों सेम है, तो हम डिग्री को क्यों लिखें, हम हमेशा रेडियन में ही करेंगे ताकि हमारा रेडियन रियल नंबर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सके। कहीं पर वही एंगल इन रेडियन को अगर हमें रियल नंबर की तरह यूज़ करना पड़ा तो कर सकते हैं, कभी रियल नंबर को रेडियन की तरह यूज़ करना पड़ा तो कर सकते हैं ना आराम से। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो इसका इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, और वही इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रहते हैं वो सारे सॉल्यूशन आप उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन आपके 0 से 2 पाई के बीच में रहते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और मैंने बताया था 0 इज ए सॉल्यूशन, 0 इज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट 2 पाई इज नॉट ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंगल 2 पाई से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन
general solution, general solution. Yeah, the solution of a trigonometric equation, trigonometric equation involving n, where n belongs to integer. The solution of a trigonometric equation involving n, where n belongs to integer, is called general solution, general solution, and it represents all the infinite solutions of the trigonometry equation for different values of n, for different values of n. अभी इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, ये जो लास्ट पार्ट में लिखा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वगैरह वगैरह, लेकिन मैं जब कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा. लेकिन मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ. बेटे जनरल सोल्यूशन का मतलब है हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे, जिसमें कि वेरिएबल रहेगा n, और वो n क्या होगा, n इज एन इंटीजर है ना, n बिलोंग्स टू z हम लिखेंगे साइड में, n बिलोंग्स टू z. हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें n का डिफरेंट वैल्यू आप पुट करोगे और आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलते जाएंगे. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स. मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हम एक ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें n रहा होगा, और हम बोल देंगे कि दैट n इज एन इंटीजर. उस सोल्यूशन में हम n के जगह अगर 1 डाले तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, 2 डाले और एक सोल्यूशन मिलेगा, 3 डाले और एक सोल्यूशन मिलेगा, 4 डाले और एक सोल्यूशन मिलेगा, -1 डाले सोल्यूशन मिलेगा, -2 डाले. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर. तो उस सोल्यूशन में जिसमें कि आपका ये वेरिएबल n आप लिखे हो, उसमें n के जगह आप एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक करके सोल्यूशन मिलते जाएंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आर देयर. तो आप एक के बाद एक n के वैल्यू डालते जाओ और आपको एक के बाद सोल्यूशन मिलते जाएंगे. मतलब एक ऐसा इक्वेशन लिखो, एक ऐसा सोल्यूशन लिखो जो कि सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करे, है ना. एक ही सोल्यूशन में सब के सब आ जाए, मतलब उसी में बस n का वैल्यू आपको डालना है और आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे. दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन. आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. हेलो. यस सर. और एक बार समझो. मैं जब करूँगा आप समझ में आ जाएगा. मैं जब इसको ये करूँगा, देखो बेटे जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा सोल्यूशन निकालो, जो कि इस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सोल्यूशन है सबको रिप्रेजेंट करे. ठीक है, अब समझ में आया. तो वो सोल्यूशन में आपका वेरिएबल n होगा, जब मैं कराऊंगा आपको समझ में आएगा. और आप बस उस सोल्यूशन में n के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओगे और आपको एक एक करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते जाएंगे. और समझ में आया? यस सर. ओके, यस. ठीक है. तो आगे चलते हैं. ये डेफिनेशन गया. ओके, ठीक है. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. डन. यस सर. ओके, ठीक है. तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हम कुछ सिंपल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि हमें आगे हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, तो जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन निकालने में बहुत मददगार होगा, उनको पहले देख लेते हैं. पहला है sin x इज इक्वल टू 0. सपोज एक इक्वेशन है, सपोज sin x इज इक्वल टू 0. बेटे समझ रहे हो मेरा बात? sin x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है. हाँ, यस. So this is an example.
नहीं 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 नहीं, एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये डेरिवेशन है। साइन एक्स इक्वल टू जीरो का हम पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन देखेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो का देखेंगे, टैन एक्स इक्वल टू जीरो का देखेंगे, और फिर उसको अप्लाई करेंगे जनरल सोल्यूशन निकालने में। ठीक है, पहले सुनो मेरे बात। यस सर। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो सपोज दे रखा है। अभी ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। एक्स हमारा वेरिएबल है, अननोन है, और x का एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का मतलब होता है कौन से वैल्यूज ऑफ x का साइन क्या होता है, जीरो होता है। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ x द साइन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, कौन से एंगल का साइन जीरो होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका निकालता हूँ। बेटे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटे, जीरो से 2π के बीच में कौन से एंगल का साइन जीरो होता है। मेरा बात फिर से सुनो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब वो सारे सॉल्यूशंस जो कि जीरो से 2π के बीच में रहते हैं एंड उनका साइन जीरो होता है। तो देखो बेटे, पहले तो जीरो, साइन जीरो ही जीरो और नॉट साइन जीरो ही जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन हमें मिल गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें सोल्यूशन मिल गया, और जीरो भी जीरो से 2π इसी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे, जीरो इज इंक्लूडेड। यस सर। दूसरा पाई, यस सर। बेटे पाई का भी साइन जीरो होता है ना, साइन यहाँ पर ही जीरो होता है, बाकी कहीं पर जीरो होता है क्या, साइन यहाँ पर जोरों जगह जीरो होता है ना सर, साइन n पाई इज इक्वल टू जीरो। ये सो तो जनरल सोल्यूशन में लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में जीरो से 2π के बीच में ऐसे कौन से एंगल हैं जिनका साइन जीरो होता है। एक तो x इज इक्वल टू जीरो, फिर x इक्वल टू पाई, उसका भी साइन जीरो, फिर आप बोलोगे सर साइन 2π भी जीरो होता है, लेकिन बेटे 2π इंक्लूडेड नहीं है, 2π प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आता है। 2π में ओपन ब्रैकेट दिया हूँ, देख रहे हो, 2π में ओपन ब्रैकेट दिया हुआ, 2π प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आएगा। तो याद रखो, दो प्रिंसिपल सोल्यूशन जीरो एंड पाई। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। फिर अभी निकालते हैं जनरल सोल्यूशन। अभी देखो, मैं साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का, यू ऑलरेडी नो कि साइन एक्स इज इक्वल टू जो जीरो है, देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल्स, देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल्स whose sin is equal to zero, there are infinite number of angles whose sin is equal to zero। बस मैं अभी एक ऐसा सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, that will represent all those infinite number of angles, and that is x is equal to n pi, where n is integer। So this solution of sin x is equal to 0 will be called general solution. And why is that? Because this solution represents all those infinite angles whose sin is equal to 0। आप बोलोगे सर कैसे रिप्रेजेंट करता है, भाई करता है ना, यहाँ पर दे रखा है n इज एन इंटीजर, तो आप n का जगह एक एक इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक सोल्यूशन मिलता जाएगा। डालते जाओ, पहले जीरो डालो, n इक्वल टू, फॉर n इक्वल टू जीरो x आएगा जीरो, है ना, फॉर n इक्वल टू 1 x आएगा पाई, फॉर n इक्वल टू 2 x आएगा 2 पाई, फॉर n इक्वल टू 3 x आएगा 3 पाई, एंड सो ऑन। फॉर n इक्वल टू -1 x आएगा माइनस पाई, फॉर n इक्वल टू -2 x आएगा -2 पाई, सो ऑन एंड ऑन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आप n के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, आपको इन्फानाइट नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज मिलते जाएंगे जिनका साइन जीरो होता है। भाई ये सबका साइन जीरो होता है ना, ये सबका साइन जीरो होता है ना, पाई का साइन जीरो, जीरो का साइन जीरो, 2π का साइन जीरो, 3π का साइन जीरो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। So that is the reason why I shall be calling it general solution of sin x is equal to 0, because this is my solution which involves n, where n is integer, and this is speaking for, or this represents all the infinite angles whose sin is equal to 0।
by putting different values of n, है ना, which is an integer, you gonna get all the infinite number of solutions. Okay, let's move on to cos x is equal to 0. Okay, now take the screenshot quickly. Done? Yes, sir. Okay, let's move on. Okay, so similarly let's come back to cos x is equal to 0. But first let's find out the principal solutions of this trigonometric equation, that is those angles which are x, those values of x in radian whose cos is equal to 0 and they lie in the interval 0 to 2 pi. They lie in the interval 0 to 2 pi. The angles in radian that lie in the interval 0 to 2 pi whose cos is equal to 0, they will be called the principal solution of this equation. तो बेटे जैसे कि आप देख सकते हो cos तो हमेशा y एक्सिस पर ही 0 होगा, है ना, बिकॉज cos x क्या होता है, कोई भी मतलब सर्कल के, यूनिट सर्कल के ऊपर, हम जब यूनिट सर्कल मैंने पढ़ाया था, यूनिट सर्कल के ऊपर जितने सारे पॉइंट है सबका x कोऑर्डिनेट cos होता है एंड y कोऑर्डिनेट sin होता है, एंड सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर ही x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर ही cos x 0 होता है. ये तो मैंने बताया था आप लोग को अच्छे तरह से क्लियरली. बेटे समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. बस. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन से एंगल का cos 0 होता है? 0 से 2 पाई के बीच में देखो π/2 cos π/2 का 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि y एक्सिस π/2. दूसरा 3π/2 का 0 होगा, है ना, π/2 का cos 0 होगा, 3π/2 का cos 0 होगा. ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 का cos 0 होता है ना, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 का cos 0 होता है, और ये दोनों एंगल 0 से 2 पाई के बीच में है, और आगे जाओगे तो बाहर चला जाएगा, रेंज से बाहर. तो दो प्रिंसिपल सोल्यूशन है कि π/2, दूसरा है 3π/2. अब आते हैं जनरल सोल्यूशन, which is equal to x is equal to 2n plus 1 into π/2 where n is integer. बेटे एनी ऑड इंटीजर इंटू π/2 उसका cos 0 होता है ना बेटे. एनी ऑड इंटीजर इंटू π/2 उसका cos क्या होता है बेटे? 0 होता है. अरे बहुत सारे बच्चे हैं, सो एक दो बच्चे हाँ यस नो बोल रहे हैं, बाकी के कहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं. अरे सुन रहे, तू कुछ नहीं बोल रहा है सुबह सुबह? नहीं सर, बोल रहा हूँ मैं. यार तू कहाँ बोल रहा है? तू कहाँ बोल? अरमान. नहीं सर. अरे अरमान. Yes, sir. अरे कुछ नहीं बोल रहा है. Yes, sir. बोल. नहीं कुछ बोल नहीं रहा है. देवाशीष Yes, sir. कुछ नहीं बोल रहा है तू? पूरा चुपचाप है. काहे रे? चुपचाप काहे है? कुछ तो बोल, है ना. Yes, sir. हमेशा कंट्रीब्यूट करो रे, मतलब खुद. ये है आपका ट्रेनिंग ग्राउंड, ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड मैं बोल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद आप जहाँ पर नौकरी करने जाओगे ना, सॉरी मतलब इसके बाद नहीं, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद कहीं पर जब, ओके ठीक है. तो जैसे कि आप देख रहे हो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 अगर मैं लेता हूँ, उसका cos क्या होता है? 0 होता है ना. तो ये कैसे हुआ जनरल सोल्यूशन? क्योंकि बेटे अगर आप एक मिनट, हाँ यस, अगर आप x के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, सपोज x इज इक्वल टू 0 डालो, x बोल रहा हूँ, सपोज n इज इक्वल टू 0 डालो, n इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा बेटे? π/2. x क्या हो जाएगा? π/2. n इज इक्वल टू 1 डालो, n इक्वल टू 1 डालो, कितना हो जाएगा x? 3π/2. n इक्वल टू 2 डालो, कितना हो जाएगा x? 5π/2. और ये सबका cos 0 होता है ना बेटे. नेगेटिव भी डालते चलो, -1, x इक्वल टू -π/2. पीछे पीछे चलते जाओ, है ना, आगे आगे चलो, पीछे पीछे चलो, जैसे भी चलो, n का इन्फानाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू अगर डालते जाओगे तो x का भी इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आपको मिलते जाएगा. एंड ऑब्वियसली x का वैल्यू ही तो सॉल्यूशन होता है ना. यही x वैल्यूज का cos तो 0 होता है आपका. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. आगे चले. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर. ओके. तो अब आते हैं tan x इज इक्वल टू 0 के ऊपर. tan x इज इक्वल टू 0 है ना बेटे.
तो बेटे कौन से एंगल ऐसे हैं जिनका tan 0 होता है एंड वो प्रिंसिपल सोल्यूशन पहले निकालते हैं एंड वो 0 से 2 पाई के बीच में रहता है। बेटे tan तभी किसी एंगल का tan तभी 0 होगा और अगर उस एंगल का साइन पहले 0 होना चाहिए, क्योंकि बेटे tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x। अगर किसी एंगल का साइन 0 है तभी जाकर उस एंगल का tan 0 होगा, क्योंकि tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर अगर 0 होगा तभी जाकर tan x का वैल्यू 0 होगा। तो जो एंगल का साइन 0 होता है वही सब एंगल का tan भी 0 होगा, है ना, वरना tan 0 नहीं होगा। याद रखो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, न्यूमरेटर साइन x अगर 0 होगा तभी जाकर tan x 0 होगा, क्योंकि 0 बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू 0, 0 बाई एनी नॉन जीरो नंबर, है ना, 0 बाई 5 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 बाई -1 इज इक्वल टू 0। और कौन से एंगल का साइन 0 होता है n पाई, जो कि हम पढ़ के आए हैं। एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन में कौन से एंगल का साइन 0 होता है, एक है 0, दूसरा है पाई। 0 पाई ये दोनों का साइन 0 होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों का tan भी 0 होगा। ये दोनों का साइन 0 होता है तो ऑब्वियसली इन दोनों का tan भी 0 होगा एंड दोनों 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं। और किसी एंगल का tan कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 होगा तभी जाकर tan 0 होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आते हैं बेटे जनरल सोल्यूशन। तो वही बात हुआ, tan x तभी 0 होगा जब sin x 0 होगा, एंड sin x कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू n पाई होगा। x इज इक्वल टू n पाई मतलब एनी इंटीजर इंटू पाई। दैट इंटीजर कुड बी एनी इंटीजर, इट कुड बी even integer, it could be odd integer, it could be positive integer, it could be negative integer, doesn't matter as long as it is an integer n. Okay, so x is equal to n pi. Now putting different values of n is an integer, there are infinite number of integers. Putting different values of n here, you will end up with different values of x whose tan is equal to 0. So this is your general solution. This represents all those values of x, all those infinite values of x whose tan is equal to 0. So this is your general solution. I hope I made myself crystal clear. I hope I made Yes, myself. sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now take the screenshot. Yes, sir. Let's move on. Okay, so let us okay, now we are going to derive, है ना, now we are going to derive some general solution formulae, some derivation जो कि एग्जाम में नहीं भी आता, अगर सिलेबस में होता भी नहीं आता, अभी नहीं है तो नहीं आएगा, है ना, फिर भी डेरिवेशन जान लेना थोड़ा अच्छा होता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सपोज कहीं पर दे रखा है sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब x क्या है, अल्फा क्या है ना, हियर अल्फा इज कांस्टेंट, हियर अल्फा इज कांस्टेंट, it is a known value, alpha is constant, x is variable whose value you want to know, x is your variable whose value you want to know, and that is the solution of this equation, and alpha is your constant. For example, sin x is equal to sin pi by 6, sin x is equal to sin pi by 6, here alpha is your pi by 6 and x is your variable. Okay, sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा। सपोज ऐसा आपको इक्वेशन दे रखा है एंड इट इज आस्किंग यू टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन का ये मतलब है कि आप सोल्यूशन का मतलब है कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स हैं जिनका साइन अल्फा के साथ इक्वल होता है ना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। For what values of x sin x is equal to sin alpha, this is an equation, solving this equation means for what values of x sin x is equal to sin alpha, and you gonna
solve this equation and find the general solution. अरे समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो आपको दे रखा है sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा और इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है बेटे? तो ध्यान दो, हमें क्या करना है, साइन अल्फा को राइट हैंड साइड में लाना है. तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो. साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, है ना बेटे? समझ रहे हो मेरा बात? साइन एक्स माइनस साइन अल्फा Yes, इज इक्वल sir. टू जीरो. अब आपको यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला डालना है. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू कॉस, सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी. Sir, 2 cos, sir. हाँ उल्टा कर दो, सॉरी. 2 cos Yes, x plus alpha. sorry. 2 cos x plus alpha by 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई टू. तो हम निकालने जा रहे हैं कौन से x वैल्यूज़ का साइन अल्फा के साथ इक्वल होता है. वही है इसका सॉल्यूशन. ठीक है? ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब बेटे देखो, ये तो 2 तो जीरो नहीं है, 2 तो जीरो नहीं है. तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आपको जीरो आ रहा है. इसका मतलब या तो ये बंदा जीरो हुआ होगा या तो ये बंदा जीरो हुआ होगा, तभी इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है ना बेटे? ये दोनों में से कोई एक जीरो हो रहा होगा. अरे समझ में आ रहा है ना मेरे बात? हेलो. ओके. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब आपका कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू जीरो आ रहा होगा और साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो आ रहा होगा. ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन समझने भी अच्छा होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डेरिवेशन के तरह ही हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है? ओके. तो बस हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा भी दो सेपरेट इक्वेशन में स्प्लिट हो गया है ना. एक है कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, दूसरा है साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी एंगल का कॉस तभी जीरो होता है, ये हमारा एंगल है, एक्स प्लस अल्फा बाई टू इज आवर एंगल. कोई भी एंगल का कॉस तभी जीरो होगा अगर वो एंगल सम ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई टू है, तो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू है, तो तभी उसका कॉस जीरो होता है. मतलब एक्स प्लस अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू सम ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू. मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर आपका ये एंगल एक्स प्लस अल्फा बाई टू अगर सम ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई टू होगा तभी जाकर उसका कॉस तो जीरो होगा ना. अभी हमने डिराइव किए थे वो वाले जो ये में. अरे समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिनको समझ में Yes, आया sir. पूछ लो, जिनको समझ में नहीं आया पूछ लो. आ गया? ओके. ये अल्फ़ा लिखा है, टू नहीं. अरे मेरा अल्फ़ा मुझे टू दिख रहा है. ओके. हाँ, तो बोथ साइड से टू कैंसिल कर लो बेटे. एंड आफ्टर कैंसलेशन आपका x क्या रहता है? 2n प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फ़ा. बेटे दिख रहे हो आप? फॉर एनी सम इंटीजर, फॉर एनी सम इंटीजर. यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो. Yes, sir. ओके ठीक है. अभी दूसरा को सॉल्व करते हैं. दूसरा क्या दे रखा है? साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो. दूसरा क्या दे रखा है? साइन एक्स माइनस अल्फा इज बाई टू इज इक्वल टू जीरो. तो ये भी जीरो हो सकता है ना, खाली वो नहीं, ये भी जीरो हो सकता है. तो साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू तभी जीरो होगा अगर ये एंगल एक्स माइनस अल्फा बाई टू जिसका साइन जीरो है, अगर ये एंगल सम इंटीजर इंटू पाई होगा तो, है ना. अगर ये एंगल एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू, है ना, सम इंटीजर इंटू पाई एन पाई, अगर सम इंटीजर इंटू पाई हुआ तभी जाकर उसका साइन जीरो होता है. क्योंकि हमें मालूम है साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, साइन माइनस पाई जीरो, साइन टू पाई जीरो, साइन माइनस टू पाई जीरो, साइन थ्री पाई, साइन माइनस थ्री पाई जीरो. आई होप यू गॉट माई पॉइंट गाइस. Yes, sir. ओके. Yes, sir. अभी बेटे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस अल्फा कितना आ जाता है बेटे? 2n पाई वेयर n इज इंटीजर. 2n pi. ओके. एंड x आपका आ जाता है 2n पाई प्लस अल्फा वेयर n इज इंटीजर, राइट, वेयर n इज इंटीजर. तो अब देखो हमारे पास दो जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं एंड दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं. और कैसे लिखेंगे आप ज़रा देखो.
तो जरा गौर करो बेटे, आपके पास दो दो जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं। एक x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ये वाला। इसमें आप n के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक करके x का वैल्यू मिलता जाएगा, जिनका साइन अल्फा के साथ बराबर है। मेरा बात समझ रहे हो? यहाँ पर भी आप यस सर। यहाँ पर भी आप n के जगह एक एक करके Yes, इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक करके x का वैल्यू मिलते जाएगा, जिनका साइन अल्फा के साथ बराबर होता है, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन। लेकिन हम ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। देखो कैसे कंबाइन करें बेटे, देखो जरा ऑब्जर्व करो। मैं पहले दोनों को साइड बाय साइड लिख देता हूँ। एक आया x इज इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस अल्फा। अच्छा, असली से समझ रही हो सब? हेलो, सर। समझ रही हो असली से? यस सर। ओके, कुछ नहीं बोल रहे हो Yes, कुछ नहीं बोल रहे हो ना, इसलिए पूछा। ओके, तो ओके ठीक है। आप अगर थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, वेरी क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करो, तो देखो बेटे ये दोनों सॉल्यूशन में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। देखो क्या, देखो जब यहाँ पर पाई के साथ ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है 2n+1, तब यहाँ पर माइनस से, देखो यहाँ पर माइनस से, देख रहे हो? जब पाई के साथ ऑड मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर माइनस से। यहाँ पर जरा देखो, जब पाई के साथ इवेन मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2n मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर क्या है? प्लस है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अरे बेटे समझ रहे हो मैं जो वो दिखा रहा हूँ आपको, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दिख पा रहे Yes, हो? sir. दिख पा रहे हो? हाँ, दिख पा रहे हो तो? यस सर। बस बस बस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, है ना? एक्चुअली मैं इसको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, है ना? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ऑड पाई माइनस अल्फा, दिस इज x इज इक्वल टू इवन पाई प्लस अल्फा, है ना? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऑड पाई प्लस -1 टू द पावर सम ऑड अल्फा, एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू इवन पाई प्लस -1 टू द पावर इवन अल्फा। देखो बेटे आप खुद ही देख लो, अगर यहाँ पर ऑड है और -1 टू द पावर ऑड करते हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर इवन है और अगर -1 टू द पावर इवन करते हो आपका प्लस आ जाता है। देख पा रहे हो? हेलो, सर। हाँ यस, नहीं समझ में आया? मुझे पता है। सर लास्ट। हाँ पता है। तो चलो ठीक है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ एंड फाइनल लिखता हूँ x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा पर n इज इंटीजर। ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? देखो बेटे, अगर आपका ये n इवन है तो, अगर आपका ये n इवन है तो, मतलब ये वाला सिचुएशन, अगर आपका ये n इवन है तो -1 टू दी पावर n, मतलब -1 टू दी पावर इवन क्या हो जाएगा बेटे? प्लस हो जाएगा। देखो आपका प्लस है यहाँ पर। बेटे समझ रहे हो? हेलो सर वंस मोर कैन यू एक्सप्लेन? अगर आपका ये n इवन हुआ तो, ये देखो एक मिनट, अगर आपका ये n इवन हुआ तो देखो, ये जो मैं लिखा हूँ n, ये n अगर आपका सपोज इवन है, सपोज n इज इवन, है ना, मतलब 2n पाई, लेट n इज इवन, तो यहाँ पर ये -1 टू दी पावर इवन नंबर क्या होता है भाई? -1 टू दी पावर इवन हुआ पॉजिटिव +1 होता है ना? यस सर। Yes, sir. अरे क्या भाई, मैं रॉकेट साइंस थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये तो बड़ा आसान चीज़ है कि अगर n का जगह में इवन Yes, लिखा तो -1 टू दी पावर इवन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो n, यहाँ पर इवन लिखा है 2n और यहाँ पर प्लस हो गया। और अगर मैं n के जगह ऑड लिखता हूँ, अगर मैं n के जगह ऑड लिखता हूँ तो यहाँ पर -1 टू दी पावर ऑड क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर ऑड क्या होता है? माइनस होता है ना? हेलो, पहला सिचुएशन आ गया ना, पहला सिचुएशन आ गया ना, पहला सिचुएशन पाई के साथ अगर ऑड मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर अल्फा के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ है।
यहाँ पर पाई के साथ अगर इवेन मल्टीप्लाई हुआ है तो अल्फा के साथ प्लस मल्टीप्लाई हुआ है। बेटे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार ये सर झूठ मत बोलो, समझ के बोलो, क्योंकि ये बड़ा आसान चीज़ है, इसको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए अगर ऑब्जर्व करो तो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर पाई के साथ जब ऑड मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर अल्फा के आगे माइनस है। यहाँ पर पाई के साथ जब इवेन मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर अल्फा के आगे प्लस है। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर इसको मतलब ये करके कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन अल्फा। ठीक है, ओके। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन अल्फा। ये किसका जनरल सोल्यूशन है? साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का, है ना, पर एन इज इंटीजर। याद रखो, इसको बॉक्स में रखो, दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है, ये फार्मूला आपको क्या लगाना है? रट्टा लगाना है कि x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन अल्फा व्हेन साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। बेटे समझ में आया? पर एन इज इंटीजर। तो यहाँ पर आप एन के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, आपको x का वैल्यू मिलते जाएंगे। बेटे समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन। Yes, sir. Done. ओके, आज थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या? थोड़ा ओके, फास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस से उठा दिया है ना, तो इसको मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसीलिए। ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा होगा आई होप सब कुछ? अरे समझ में आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? Yes, Yes, sir. ओके, फिर आपका cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना। cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, मतलब कौन से x का cos अल्फा के साथ बराबर है, वही वैल्यूज ऑफ x हमें निकालना है और हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ऐसा एक सॉल्यूशन निकाल देना है जो कि वो सारे वैल्यूज ऑफ इन्फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा जिनका cos अल्फा के साथ बराबर होता है, वही करने वाले हैं। cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो cos x माइनस कॉस अल्फा क्या होगा बेटे? 0 होगा अगर मैं राइट हैंड साइड में ले आऊँ, है ना, cos अल्फा को। तो बेटा आप यहाँ पर आप cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके, तो इसका मतलब या तो ये बंदा 0 हुआ होगा या तो ये बंदा 0 हुआ होगा, दोनों में कोई एक 0 हुआ होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका साइन x प्लस अल्फा बाई 2 ये 0 है, या फिर साइन x माइनस अल्फा बाई 2 ये 0 है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटे देखो, किसी भी एंगल का साइन तभी 0 होगा अगर वो एंगल जो कि हमारा x प्लस अल्फा बाई 2 अगर वो एंगल n पाई होगा, है ना, फिर n इज इंटीजर, n मतलब कोई भी इंटीजर इंटू पाई होगा तभी उसका साइन ही 0 होगा, ये तो हमें पता है। उसी तरह यहाँ पर भी वही बात, किसी भी एंगल का साइन तभी 0 होगा जब वो एंगल जो कि हमारा x माइनस अल्फा बाई 2 है वो भी n पाई होगा तभी जाकर, है ना बेटे, n इज इंटीजर। तो चलो दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और x का वैल्यू दोनों में निकालते हैं। तो यहाँ पर x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, देखो 2 अगर क्रॉस कर दिया तो x कितना आ गया? 2n पाई माइनस अल्फा, n इज इंटीजर। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करूँ तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, क्रॉस कर दूँ अगर ये 2 को जाके, अरे x माइनस अल्फा, हाँ, तो x कितना आ गया?
2n पाई प्लस अल्फा। बेटे समझ आ रहा है? प्लस अल्फा। अगर ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, है ना, अगर ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, एक आ रहा है एक्स इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, दूसरा आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। कंबाइनिंग दिस टू, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, वेयर एन इज इंटीजर। अरे समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो इसको फाइनली इसको डब्बा बना के रखो कि cos x इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, पहले डब्बा बना के रखो cos x इज इक्वल टू, अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है तो ऑब्वियसली आपका x क्या होगा, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। इसको भी रट्टा लगाना है, पूरा रट्टा लगाना है फॉर्मूला को। x इज इक्वल टू 2n पाई सर प्लस यूज कैसे करेंगे सर? जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। पहले तो डेरिवेशन कर लें, फिर यूज कराऊंगा, ठीक है? हो गया? अरे हुआ? सर Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वो साइन का समझ में आया तो माइनस 1 टू द पावर n अल्फा कैसे हुआ वो समझ में आया तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर अल्फा कैसे हुआ समझ में आया तो? यस सर। ओके, फिर अभी आते हैं Sir? tan। हाँ, यस यस। Sir, in that sin x1, can we combine that two, like x is equal to 2n plus 1 the whole pi minus alpha, and then x is equal to 2n pi plus alpha. So can we combine them both? Like they both are equal. हाँ, अभी उसी को बात कंबाइन करके वो निकाले, उसी को कंबाइन करके आप निकाले भाई n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पर n अल्फा। ये कैसे निकला? इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि मुझे पता चला अगर मैं n का जगह इवेन ले जाता हूँ, जैसे कि आपका 2n पाई लिखा था, है ना, n के जगह अगर 2n पाई लिखूंगा तो यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर n पाई प्लस, यहाँ पर अगर n लिखा है, यहाँ पर n लिखा है, तो अगर n के जगह मैं 2n लिखता हूँ, यहाँ पर भी 2n लिख देता हूँ, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 1 टू 2n होता है प्लस 1, 2n पाई प्लस अल्फा, है कि नहीं? मेरी बात समझ रही हो? Yes, sir. बस आपका जो आया था n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, आप यहाँ पर n के जगह अगर आप इवेन लिखते हो तो यहाँ पर माइनस 1 टू दी पावर इवेन क्या हो जाएगा, प्लस, खाली अल्फा हो जाएगा। अगर आप n के जगह ऑड लिखते हो, तो माइनस 1 टू दी पावर ऑड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इवेन पाई प्लस अल्फा, ऑड पाई माइनस अल्फा। आप यही लिखे थे ना, एक के जगह लिखे थे 2n पाई प्लस अल्फा, दूसरे में क्या लिखे होंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। देखो नोटबुक चेक करो, ये लिखे थे ना, इन दोनों को कंबाइन करके ये आपको Yes, मिला sir. था। Yes, sir. ओके, अब निकालते हैं tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का, जल्दी जल्दी। हाँ, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, और इसका हमें सारे सॉल्यूशन निकालने हैं। जनरल सॉल्यूशन पहले निकालना है ना, जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का, तो tan x माइनस tan अल्फा तो हमें पढ़ाया नहीं गया है। तो एक काम करो, सिंपली आपको क्या करना है, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो दिस इज साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, है ना बेटे। अब आप क्या कर सकते हो बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हेलो, साइन एक्स कॉस Yes, sir. अल्फा इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है कि नहीं? ओके, फिर आप क्या करो, इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बेटी ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। यस, साइन एक्स माइनस अल्फा, है ना। sin x minus I alpha equal to 0. अरे क्या चुपचाप बैठ जा रहे हो, हाँ? Yes, sir. अरे बोलो ना, ये क्या, ये बाकी का चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे मंगवाड़ बोलना कुछ, Yes, sir. चुप चुप क्यों बैठा है, हाँ? रेस्पॉन्ड करो। अरे अरमान,
यस सर। चुप क्यों बैठा रहे? अभी बोला ना चुप नहीं बैठने का, अभी बोला ना चुप नहीं बैठने का क्लास में। क्लास में मैं जब पूछ रहा हूँ तो सवाल का जवाब दो अनम्यूट करके। ओके हाँ, तो कितना हो गया? साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अगर जीरो है बेटा, कोई भी एंगल का साइन जीरो मतलब वो एंगल क्या है? एन पाई है ना। क्या है वो एंगल बेटे? एन पाई, वेयर एन इज इंटीजर। तो एक्स कितना हो गया बेटे? एन पाई प्लस अल्फा। बस दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। एन पाई प्लस अल्फा बेटे हो जाएगा, समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तो tan x इज इक्वल टू अगर tan अल्फा है तो x इज इक्वल टू क्या है बेटे? इसको बॉक्स में रखना है, रट्टा लगाना है। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन इज इंटीजर। एन इंटीजर लिखना जरूरी है, क्योंकि एन अगर इंटीजर नहीं लिखोगे तो कोई समझ लेगा कि एन कोई भी रियल नंबर वगैरह है, जो मन डाल देगा, -1/2 3.54 जो भी मन एन की जगह डालते जाएगा। अरे एन इंटीजर डालना है एन पे, है ना। आगे चले, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, डन। डन सर। ओके ठीक है। बस अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इन पे करते हैं, वो उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड द, ओके एनसीईआरटी से ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दो रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। है सबका प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन निकालना है, मतलब 1 2 3 4 आपने सबका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रखे थे, अभी जनरल सोल्यूशन निकालना है। पहले tan x इज इक्वल टू √3 का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। क्या दे रखा है हमें? tan x इज इक्वल टू √3। अभी आप बोलोगे सर इसके लिए तो हमें अल्फा की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में आपने tan x इज इक्वल टू tan अल्फा पढ़ाया है ना, मैंने को पढ़ाया है ना। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इज ए कांस्टेंट, x का वैल्यू आपको निकालना है, दैट इज जो जनरल सोल्यूशन बेटे याद है मैं बोला था। हेलो Yes, sir. Yes, sir. सर tan pi by यस, यहाँ पर आपको क्या करना है सुनो, रिमेंबर, यहाँ पर लिख देता हूँ नोट। अरे हाँ सुन रहे, बहुत हैंग हो रहा है। नोट, अल्फा इज मोस्ट प्रेफरेबली the smallest, alpha is most preferably the smallest principal solution, okay. Actually alpha can be any solution, actually alpha नहीं, इसको नहीं लिखता हूँ, चलो मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है बेटे। आपको जो जनरल सोल्यूशन मैंने पढ़ा है वहाँ पर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का पढ़ा है, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, और उसके बाद आपने लिखे x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। लेकिन अल्फा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो अल्फा में लिखा नहीं है अभी तक, खाली √3 देखा है, tan अल्फा के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो हमें जो राइट हैंड साइड को पहले सम नोन एंगल का tan लिखना होगा। कौन सा नोन एंगल का tan आपका √3 है, वो पहले हमें उसको लिखना होगा। बेटे समझ रहे हो मेरा बात? tan x इज इक्वल टू जो √3 लिखा है, यस सर। पहले हमें इसको √3 को रिप्लेस करके tan अल्फा लिखना है। और अल्फा क्या है कि नोन एंगल है, मतलब हमें एक ऐसा एंगल का tan लिखना है जो एंगल हमें पता है, जिसका tan √3 हमें पता है, बस लिखना है एक। लेकिन बहुत सारे एंगल का tan √3 है, और ऐसे तो हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं, है ना। इन्फिनिट नंबर ऑफ एंगल का tan √3 है, जो कि आप एक्चुअली निकालने के लिए ही कोशिश कर रहे हो, है ना। तो उनमें से कौन सा एंगल का tan, कौन सा नॉन एंगल का tan हम लिखने वाले हैं, उसी को हम अल्फा बोलेंगे ना। जो एंगल, एक ऐसा एंगल जो कि हमें पता है और जिसको हम अल्फा के तौर पे यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हम तो निकालते हैं ना, दो मतलब 0 से 2 पाई के बीच में दो सोल्यूशन निकालते हैं, उनमें से सबसे जो छोटा वही वाला एंगल हमें लिखना है। मेरा बात समझ रहे हो? तो बेटे देखो tan x इक्वल टू √3 दो जगह पॉजिटिव होता है tan x, यहाँ पर। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका दो जगह निकाल देते, एक निकाल देते यहाँ से एक्यूट एंगल, दूसरा निकाल देते यहाँ पर पाई प्लस। बेटे समझ रहे हो ना? मैं पहले देख देता हूँ यहाँ पर,
इसका जब आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते थे तो पहले तो आप लिख देते दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, मतलब tan π/3। तो आपको मालूम है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू π/3। दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3, मतलब क्या 4π/3। क्या मतलब 4π/3। तो आपका दो सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक है π/3, दूसरा 4π/3, लेकिन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, π/3 है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो एंगल है, फर्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट एंड थर्ड में स्मॉलेस्ट वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल आएगा, तो उसी को अल्फा की तरह ट्रीट करते हैं, दैट एंगल। लेकिन हम चाहे तो 4π/3 भी अल्फा की तरह ट्रीट किया जा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है छोटा एंगल को अल्फा की तरह ट्रीट करो। बेटा समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ पर tan x इक्वल टू tan π/3 लिख दिए। तो अभी देखो आपका कौन सा फॉर्म में आ गया, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा फॉर्म में आ गया कि नहीं, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा फॉर्म में आ गया। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ पर बस अल्फा की जगह क्या लिखा है बेटा, π/3 लिखा है, अल्फा की जगह क्या लिखा है, π/3 लिखा है। तो x क्या होगा, n पाई, यस n पाई, क्या लिखे हो, n पाई Plus. Plus n pi. pi plus π/3। n पाई प्लस π/3। बड़े याद आ रहे, Yes, sir. बस तो n पाई प्लस π/3 हो गया। दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। n इज इंटीजर, आप n की जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओगे, खुद ट्राई कर लो, यहाँ पर ट्राई कर लो, n की जगह एक एक इंटीजर डालते जाओगे जिनका 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 tan तुम्हारा √3 होगा। मेरे बात समझ रहे हो? अगर n की जगह 1 डाले तो ये पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3, मतलब tan 4π/3 √3 होता है कि नहीं, आप खुद देख लो, tan 4π/3 √3 होता है कि नहीं, अभी तो निकाले थे। n की जगह Yes, sir. n की जगह 2 डालो, है ना, 2 पाई प्लस π/3, इसका भी tan √3 होगा, है ना, आप समझ रहे हो मेरा बात? तो n की जगह एक एक करके इंटीजर डालते चलोगे तो आपको उसका tan √3 मिलता जाएगा। तो दिस इज द फाइनल जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू √3। और इसको मैं क्यों जनरल सोल्यूशन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप n की जगह एक एक इंटीजर वैल्यू डालते जा रहे हो और आपको एक एक सोल्यूशन मिलता जा रहा है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में से एक एक करके मिलता जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, बस ये क्वेश्चन और 4 करता हूँ, फिर आज इतना ही रखेंगे और फिर कल मैं क्वेश्चन Sir? 5 6, हाँ यस Sir, so we have to only replace alpha, right? ऑब्वियसली। इसको इरेज करूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वाला सवाल को पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। cosec x इज इक्वल टू -2। अरे और मान समझ रहा है तू? Yes, sir. देवाशीष समझ रहा है तू? Yes, sir. अभी का डाउट अभी क्लियर करने का है ना, डाउट है तो पूछ लो अभी। तो पहला में हमें निकालना है cosec x इज इक्वल टू -2 इसका, ठीक है ना। क्या निकालना है, cosec x इज इक्वल टू -2। बेटा हम ना साइन के, कॉस के एंड टैन के जनरल फार्मूला जानते हैं, cosec के तो नहीं जानते, तो cosec को साइन कर दो, क्योंकि cosec x जब -2 होगा, अरे भाई तब उसका साइन तो -1/2 होगा ना, इसमें किसी को कोई डाउट है? जो एंगल का cosec -2 होगा वही एंगल का साइन तो -1/2 होना ही है ना, उसका रेसिप्रोकल, या नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Sir. तो जो एंगल का cosec -2 हम निकालने जा रहे हैं वही सारे एंगल का साइन भी तो -1/2 होगा। तो cosec x इज इक्वल टू -2 इसका जनरल सोल्यूशन निकालना जो है, sin x इक्वल टू -1/2 इसका जनरल सोल्यूशन निकालना वही है कि नहीं? बस Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया हूँ sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज ए नोन एंगल, अल्फा इज कांस्टेंट। अगर ऐसा फॉर्म में आपको पता है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ये फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। बट यहाँ पर तो sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म में नहीं दे रखा है, -1/2 दे रखा है, तो आपको इसको साइन अल्फा फॉर्म में लाना है। तो बेटे मैं पहले आपको बता देता हूँ अल्फा क्या है, मोस्ट प्रेफरेबली दी स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको लेना है। मतलब चाहो तो आप इनफाइनाइट सोल्यूशन में से कोई भी एक नोन को अल्फा ले सकते हो, लेकिन हम मोस्ट प्रेफरेबली स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन को अल्फा के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है।
तो देखो साइन एक्स कहाँ पर नेगेटिव है, 0 से 2 पाई के बीच में साइन कहाँ पर नेगेटिव है बेटे? यस, थर्ड या फिर फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ। स्मॉलेस्ट कहाँ पर मिलेगा बेटे आपको? थर्ड में मिलेगा Third बेटे। quadrant। स्मॉलेस्ट कहाँ पर मिलेगा? थर्ड में मिलेगा, है ना, थर्ड में मिलेगा। थर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटे? पाई प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? पाई प्लस। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका क्या है? बताओ बेटे, बताओ मुझे। पाई प्लस बेटे यहाँ पर किसका साइन 1/2 है? साइन 30 डिग्री मतलब पाई/6 का, है ना। तो साइन पाई प्लस पाई/6। अरे समझ में आ रहा है ना? 7 पाई/6। Yes, sir. हेलो। यस सर। यस सर। जिनको नहीं समझ में आया पूछ लो कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 अगर आपको इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछने के लिए दिया होता तो आप क्या लिखते? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6, मतलब कौन सा एक्यूट का साइन 1/2 है पहले सोच लेते, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक एंगल, दूसरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल कैसे निकालते? पाई प्लस यही एक्यूट पाई/6, फोर्थ वाला कैसे? 2 पाई माइनस यही एक्यूट पाई/6। ठीक है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस एक्यूट, है ना, पाई प्लस एक्यूट। तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन क्या? पाई प्लस पाई/6 विच इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6। तो आपका अल्फा आ गया। अरे अल्फा आ गया यस सर। भाई, मेरे बात सुनो। आपको एक नोन एंगल का साइन लिखना है, बस कुछ और कुछ नहीं। एक नोन एंगल का साइन लिखना है, एक नोन एंगल का साइन जिसका साइन -1/2 होता है, एक नोन एंगल जिसका साइन -1/2 होता है। अब वो नोन एंगल क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें तो मालूम है कि भाई इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल होते हैं जिनका साइन -1/2 होता है, तो उनमें से हम कौन सा नोन एंगल लिखेंगे जिसका साइन -1/2 होता है? कौन सा नोन एंगल यहाँ पर लिखेंगे? साइन अल्फा क्या लिखेंगे? अल्फा क्या लिखेंगे? कौन सा नोन एंगल? जो सबसे छोटा प्रिंसिपल सोल्यूशन है उसी को लिख लो। बराबर समझ में आया? ओके, तो ये आ गया आपका साइन Yes, एक्स इज sir. इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म यस में। सर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है बेटे? 7 पाई/6 है। दिस इज द फाइनल जनरल सोल्यूशन। गॉट माई पॉइंट? हेलो, यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, हाँ यस। but after writing this general solution, should we show that, like prove that n is equal to 1? Then should we do some examples like that below that? ना 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 ना, इट इज ओनली आस्किंग यू टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, यू जस्ट हैव टू लीव इट हियर। ऐसे ही रखना है आपको। दिस इज द फाइनल जनरल सोल्यूशन। सबको मालूम है कि यहाँ पर आप n के जगह इंटीजर डालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलते जाएगा, तो वो डाल के दिखाने की जरूरत नहीं। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन। मेरा बात समझ में आया? तो जनरल Yes, sir. यस, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बेटे हमेशा याद रखो, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा ऐसा फॉर्म में रहना है, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा ऐसा फॉर्म में रहना है। और अल्फा नोन एंगल है। अल्फा एक एंगल जिसका वैल्यू जो आपको पता है, मतलब कांस्टेंट है। एक्स का वैल्यू ही आपको मालूम नहीं होना चाहिए। अल्फा इज नोन एंगल। तो नोन एंगल कौन सा लेंगे? जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन। बेटे हो जाएगा सब कुछ? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में धड़ाक से कराता हूँ। लिखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसको दो मेथड में मैं करूँगा, जो मेथड में आपको इजी होगा उसी मेथड में आप करोगे, और इजी मेथड में आपको पहले बता दूंगा। पहले इजी मेथड में करूँगा, फिर टॉप मेथड में करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है ना। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है ना। उसके बाद ओके, तो आपको दे रखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। बेटा आपको इसका क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पहले हम इजी मेथड में करते हैं। पहले हम क्या मेथड में करते हैं? इजी मेथड में करते हैं, है ना। इजी मेथड एक्चुअली होता क्या है ना। इजी मेथड एक्चुअली होता क्या है? तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये 2x आपका कांस्टेंट लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मतलब ये cos x इज इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म में लिखा है। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये 4x, x के जगह 4x लिखा है,
और अल्फा के जगह 2x लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मेरा बात समझ रहे हो, थोड़ी देर के लिए x के जगह 4x लिखा है और अल्फा के जगह 2x लिखा है। बेटे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. बस यस सर। बस कौन अभी ज्वाइन कर रहा है वो? आर्यन। आर्यन को तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। जो आर्यन का अटेंडेंस नहीं मिलेगा, विश्वजीत, आर्यन को अटेंडेंस नहीं देना। ओके, तो cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्म में लिखा है कि नहीं? x के जगह बस 4x लिखा है, अल्फा के जगह 2x लिखा है। तो हमें क्या मालूम है? x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। देख लो बेटे, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन आप वही लिखे थे ना, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे? हेलो, यस सर। Yes, sir. बस Yes, sir. बस Yes, sir. आप यस बस आपका यहाँ पर x के जगह 4x लिखा है और अल्फा के जगह 2x लिखा है ना, x के जगह 4x लिखा है, अल्फा के जगह 2x लिखा है। देख रहे हो, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्म में। तो हमारा x के जगह जो सॉल्यूशन में x के जगह क्या लिखते हैं, 4x लिखते हैं, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं। बेटे समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, बस sir. बस बस। लेकिन आपको तो x चाहिए, आपको तो x का वैल्यू चाहिए, तो आप तो ऐसे लिख के छोड़ नहीं सकते, इसे लिख के नहीं छोड़ सकते। तो दिस इज 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। बेटे समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो अगर यहाँ पर 2x लेफ्ट साइड में ले आए तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ पर 4x प्लस 2x कितना, 6x, 6x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना आया, अरे कितना आया, 1/3। हाँ 1 by 1/3 3 इंटू एन पाई, 1/3 1/3 इंटू एन पाई, x इज इक्वल टू 1/3 इंटू एन पाई, वेयर n इज इंटीजर और यहाँ पर n भी इंटीजर। तो दो जनरल सोल्यूशन आपके आ रहे हैं ना, दो जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं, देख रहे हो ना, जनरल सोल्यूशन भी दो आ रहे हैं ना, तो चलेगा आपका जनरल सोल्यूशन Yes, sir. दो। यहाँ पर अगर n के जगह वैल्यू डालते जाओगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलता जाएगा, यहाँ पर भी n के जगह वैल्यू डालते जाओगे तो एक x का वैल्यू मिलते जाएंगे, और उन सब का वो x का वैल्यू जो मिलेंगे, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x वाला ये इक्वेशन को x का वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ये जो मैं जो इक्वेशन दे रखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इस इक्वेशन को ये सारे x का वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। Yes, ओके, sir. तो मैं दूसरा मेथड बस दड़ा से बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड जैसे हम डिराइव किए थे, है ना। और ये दूसरा मेथड में मैं बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपका जनरल सॉल्यूशन और आपका फ्रेंड का जनरल सॉल्यूशन एग्जाम में अलग आ सकते हैं। क्यों अलग आ सकते हैं बताता हूँ। क्योंकि आपका फ्रेंड एक मेथड में किया होगा, आप दूसरे मेथड में किए होंगे, और आपको दोनों को फुल मार्क मिलेगा, किसी को मार्क कम नहीं मिलेगा। दोनों का जनरल सोल्यूशन दिख रहा होगा अलग अलग, आपका कुछ और आया होगा, उसका कुछ और आया होगा, लेकिन मार्क फुल मिलेगा। इसी वजह से, क्योंकि अगर आप अपने मेथड के हिसाब से सही किए हो तो आपको फुल मार्क मिलेगा, वो अपनी मेथड के हिसाब से सही किया है तो उसको फुल मार्क मिलेगा। तो आप बोलोगे सर मेरा तो अलग दिख रहा है, उसका अलग दिख रहा है, ऐसे कैसे संभव है? मैं अभी आपको मतलब ये पहले कर लेता हूँ, फिर समझा दूँगा, ठीक है। बस टाइम नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, 9:30 हो गया, आप फिर नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो गए, या फिर यही रोक दें आप अगर चाहो तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी सेकंड मेथड में अभी बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यस सर, यू से द सेकंड मेथड। बताऊंगा अभी, ओके। सेकंड मेथड देखो बेटे, सेकंड मेथड में आपको क्या दे रखा है बेटे, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x दे रखा है। बस cos 2x को RHS में ले आओ, तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। बेटा अभी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डाल सकते हो, -2 sin c प्लस d/2। अरे सब सुन रहे हो तो? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. बस तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डालो, cos c माइनस cos d
माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x मतलब 6x बाई 2 मतलब 3x dx इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब 4x माइनस 2x बाई 2 मतलब x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये बंदा 0 हुआ होगा, नहीं तो ये बंदा 0 हुआ होगा। दोनों में से कोई एक 0 हो रहा है, तभी जाके इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू, अगर कोई एंगल का साइन 0 होता है तो एंगल n पाई होना चाहिए। 3x इज इक्वल टू इसका मतलब n पाई, 3x अगर n पाई होगा तभी उसका साइन 0 होगा, है ना, वेयर n इज इंटीजर। तो x कितना हो जाता है बेटे, n पाई बाई 3। साइन x तभी 0 होगा अगर x इक्वल टू n पाई आएगा ना, n पाई अगर आएगा, n इज yes sir तो आपके भी यहाँ पर दो जनरल सोल्यूशन आ रहे हैं। और कोइंसिडेंटली यहाँ पर आपका जनरल सोल्यूशन, इस मेथड वाला जनरल सोल्यूशन एंड फर्स्ट मेथड वाला जनरल सोल्यूशन कोइंसिडेंटली सेम दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं, पूरा सेम दिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में दिख भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर घबराने का नहीं। देखो अभी आपका जनरल सोल्यूशन दोनों सेम दिख रहे हैं ना। आपका एक यहाँ पर आया x इक्वल टू n पाई, यहाँ पर भी आया था x इक्वल टू n पाई, यहाँ पर भी देखो आया है x इक्वल टू n पाई बाई 3, यहाँ पर भी आया था x इक्वल टू n पाई बाई 3। तो दोनों में जनरल सोल्यूशन सेम दिख रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो? yes Yes, sir sir. हाँ, लेकिन एक में नहीं भी दिखेंगे। ये दो मेथड है, दोनों मेथड में से सबसे इजी मेथड है फर्स्ट मेथड, मेरे हिसाब से सबसे इजी मेथड है फर्स्ट मेथड। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो फर्स्ट मेथड ज़्यादा दीजिए। आज इतना ही बस करते हैं, कल मैं जब और एक्सपांड करूँगा उसके ऊपर आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप यू गॉट